नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है। अब कई बच्चों के पास अगर पुरानी किताब है तो वो देखेंगे यार चैप्टर तो 10 है, सर 9 कैसे बता रहे हैं। और हमारी किताब में तो इसका चैप्टर नंबर जो है वो 8 लिखा हुआ है, सर 9 कैसे बता रहे हैं। तो इस पे मैं जल्दी ही एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जनसंख्या संगठन जो हमारा तीसरा वाला लेक्चर है, जब तक एनसीईआरटी ने ये सिलेबस डिसाइड किया था जब तक हमारा जो चैप्टर 3 है वो हो चुका था, हम चैप्टर 5 तक पहुंच चुके थे, इसलिए उस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये जो बेसिक चर्चा है मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन चैप्टर वैसे का वैसा ही है, आपको सिर्फ क्रम चेंज मिलेगा। चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 के रूप में मिलेगा, 10 वाला जो है हटा ही दिया। तो ये लास्ट चैप्टर है इस किताब का जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा सिलेबस से रिलेटेड। आपका जो सिलेबस है वो पूरा जो मैंने कराया है वो कम कतई ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा उसमें। तो उसमें से इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक चैप्टर जो है 3 वाला वो नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम बहुत प्यारी प्यारी चीजें लेके आए हैं आपके लिए, मस्त वाला मैटर लेके आए हैं। और उसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हम करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है ये हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में कब आया, भाई इसकी कहां जरूरत पड़ गई। 1991 से पहले तो भारत इतना नहीं करता था। फिर 7 दिन के खाने का अनाज जब बच्चा भारत में, तब भारत भी इस बात को भली भांति समझ चुका था कि बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी विकासशील देश को अगर विकसित होना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना बहुत ही जरूरी है लाडले। देखिए आधार यानी ये किस पे टिका रहता है, क्या इसके नीचे चेयर लगी हुई रहती है? बिल्कुल भी नहीं। किन बातों पर टिका रहता है वो भी हम देखेंगे। परिणाम और परिमाण यानी इसका नाप क्या है और इसका रिजल्ट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। व्यापार संयोजन यानी किस प्रकार की एक्टिविटी के साथ ये अपना समायोजन और अपना संयोजन करता है। व्यापार की दिशा यानी किस गति में काम करता है, किसी देश को व्यापार करने से नुकसान होता है या फायदा होता है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। व्यापार संतुलन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या व्यापार का संतुलन जो है वो बना रहता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और व्यापार समूह यानी इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ संस्थाएं बनी रहती है, 4-5 देश या 15 देश 20 देश मिलके एक संस्था बना लेते हैं, उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम सब मिलके काम करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देंगे। तो जैसे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारिता समिति होती है जो किसानों को ऋण दिया करती है, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस लोन देना इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर किसी आपने सुना होगा भारत ने उस देश से कर्जा ले रखा है तो वो एक ग्रुप बना करता है, एक संघ बना करता है, और उसके अंदर जितने भी देश आते हैं उन सब देशों को मिलाकर सारे, किसी भी देश को कोई भी दिक्कत आती है तो उसका निपटारा किया जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का इकोनॉमी अगर इश्यू आ जाता है, किसी देश के मतभेद हो जाता है तो सारे मुद्दे जो सुलझाता है, इसलिए एक संघ बनाया जाता है। ये यूएनओ या यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ कतई ही नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कतई ही नहीं है, ये तो एक अलग ही संघ होता है। और ये एक नहीं है, 10 से लेकर 15 के बीच है, जो मैं एक एक डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं सर, ये तो हमने जान लिया कि पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर क्या प्यारी स्लाइड है ना, देखो कितना अपडेट हो रहा है लर्न एंड शेयर आर्ट्स का चैनल, है ना। आप देख रहे हैं आजकल आपको अपडेट भी मिल रही है, कौन सी क्लास कितनी बजे आने वाली है, कौन सी क्लास कितनी बजे आने के बाद जो है, कौन सा शेड्यूल क्या है, पुराने जो लेक्चर है उनके लिंक भी मिल रहे हैं। 11th वाले चिल्लाते ही रहते हैं कि सर हमारे लेक्चर नहीं आते। आपका कोई भाई 11th में, उसको कहना पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है 11th की, सिर्फ 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं जो करा दूंगा मैं,
बाकी पूरी ज्योग्राफी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी है, तो उनको लिंक शेयर किया करो छोटे भाइयों को। और आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ के 11th के बच्चों को भी बताना है कि देख यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, और सारा सिलेबस तेरा तो कराया हुआ है 11th वाले का, ठीक है ना, क्योंकि आप 11th में आप में से कहीं पढ़ के आए तो वो सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट किया हुआ है वहाँ पे, तो अच्छे से उन बच्चों को सजेस्ट करना है। इसके अलावा आपका सिलेबस 50% हर की जो बुक है उसमें जा रहा है, तो बैकलॉग बिना किए जब भी समय मिले संडे को 3-4 लेक्चर तो कम से कम निपटा ही दिया करो, ठीक है। तो ये लेक्चर फ्लो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आज हम व्यापार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यापार की बात करेंगे। उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, पहले व्यापार क्या है, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब से शुरू हुआ, कब चला, कैसे चला, भारत सबसे ज्यादा क्या निर्यात करता है, भारत सबसे ज्यादा क्या आयात करता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू कर देते हैं हमारे इस प्यारे से लेक्चर को, है ना। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? व्यापार का अर्थ देख रहे हैं कि व्यापार है क्या। भाई सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है व्यापार है क्या, ठीक है। तो नोट्स बनाना शुरू करना है मेरे साथ, एक एक चीज को समझना है, और हम शपथ लेते हैं ऐसे बोलो कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें से आधा नंबर भी नहीं कटने देंगे, है ना। तो और बाकी बच्चे जो है उनसे कई एक्स्ट्रा चीजें हम लिख के आएंगे, और ये चैप्टर जो है इससे सवाल पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है चैप्टर? तृतीयक क्रियाकलाप का हिस्सा है। हमने मानव के व्यवसाय पढ़े थे, आप सब जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। उसमें जो हमारा थर्ड वाला जो सेक्टर आ रहा था, उस थर्ड वाले सेक्टर के अंदर जो है ये हमारा व्यापार आता है। बिजनेस को हम पढ़ के आए हैं थोड़ा थोड़ा। व्यापार होता है क्या? वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान। यानी कि यहां से अगर हम किसी भी देश को कुछ भेज रहे हैं या किसी भी देश से कुछ मंगवा रहे हैं, कोई भी वस्तु, अब यहां सिर्फ व्यापार का अर्थ देख रहे हैं हम, ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार का अर्थ देश के अंदर भी व्यापार हो सकता है, देश के बाहर भी व्यापार हो सकता है। तो व्यापार का अर्थ, बिजनेस का अर्थ जो है सिर्फ इतना है कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच देते हैं और वहां से कुछ हम खरीद लेते हैं, तो ये व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या ये वस्तु का ही होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई भी वस्तु जो है उसका तो होता ही है, लेकिन केवल वस्तु का नहीं होता, सेवा का भी होता है। भारत का अच्छा डॉक्टर है, अमेरिका में जाके अपनी सेवाएं दे रहा है, वहाँ का कोई अच्छा व्यक्ति है या आके लोगों को ज्योतिष ज्ञान करा रहा है, उनको इतना ज्योतिष ज्ञान नहीं है, हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ज्योतिष ज्ञान करा रहा है। ज्योतिष विद्या तो भारत में है सारी, कहाँ है? भारत में। साहब देखिएगा मेरी शादी कब होगी? अरे क्या बात है, तेरी तो शादी होने वाली, खुश होके 100 का नोट। मैं इस बार पास हो जाऊंगा, हाँ बिल्कुल, तेरी रेखाएं कह रही है इस बार मेरिट में आएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ज्योतिष विद्या जो है, यहाँ का व्यक्ति बाहर जाके अगर किसी को देता है, वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो वो भी किस में आता है? सेवा सेक्टर का व्यापार है। किसका व्यापार है? सेवा के बदले वेतन पा रहा है। किसके बदले? सेवा के बदले। जैसे टीचर है, शिक्षक है, अच्छा पढ़ाता है, बाहर जाके पढ़ा रहा है, अगर देश में पढ़ा रहा है तो भी व्यापार है, और बाहर विदेश में जाके पढ़ा रहा है तो भी व्यापार है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है, और ये सिर्फ व्यापार। तो व्यापार का आदान प्रदान का मतलब होता है आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। समझ गए? आगे देखिएगा, ये तो जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ व्यापार का अर्थ था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो व्यापार जो है, बिजनेस जो है, दो रूपों में हमें दिखाई देता है। एक तो हमारे देश के लेवल पर, एक विदेश के लेवल पर, यानी एक तो राष्ट्र के लेवल पर, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो दोनों यहाँ पे दिए गए। अंतरराष्ट्रीय लेवल का बिजनेस वो है जो दो देशों के बीच होता हो। कहाँ होता हो? दो देशों के बीच में होता हो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कौन सा है? यहां लिख देता हूं मैं, दो देशों के बीच। अब जरूरी नहीं है दो से ज्यादा ही हो गया, तो दो के बीच ये लिखा हुआ है यहां पे। अगर दो देशों के बीच हो रहा है जब तो क्या है? द्विपार्श्विक। और अगर दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा देशों के बीच हो रहा है जब इसको हम क्या कहेंगे? बहुपार्श्विक व्यापार। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है सबसे पहली शर्त है कि विदेश के किसी बाहरी कंट्री के साथ होगा। अगर एक के साथ हो रहा है तो सिर्फ एक के साथ अगर हो रहा है तो मतलब एक तो वो देश खुद,
और एक अगला दो देशों के बीच हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा देशों के साथ अगर हो रहा है जब कहलाता है बहुपार्श्विक, यानी बहुत ज्यादा, बहु यानी बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय व्यापार तो राष्ट्र के अंदर होता है। मणिपुर से सिक्किम वालों ने कुछ मंगा लिया, सिक्किम वालों से नागालैंड वालों ने कुछ मंगा लिया, राजस्थान वालों ने गुजरात वालों से कुछ जो है मंगा लिया, प्रसिद्ध चीजें जो होती है वो सब इसमें आ जाती है। अगर आगे हम देखें तो सबसे प्यारी चीज हमारे सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान है, यानी आयात निर्यात। जो हम कुछ भी मंगाते हैं या किसी से हम ले रहे हैं तब होता है आयात, और हम किसी को कुछ दे रहे हैं तब होता है निर्यात, और इसी को हम कहते हैं आयात निर्यात। इसको हम आदान प्रदान भी कह सकते हैं। तो ये कौन कौन सा होता है आदान प्रदान? एक तो माल होता है, हम किसी से माल मंगवा रहे हैं, किसी को माल दे रहे हैं, है ना, माल देना करना, माल ही वस्तु होती है। यानी कि जैसे मान लो कि किसी जगह कोई चीज फेमस है, हम वहां से वो चीज मंगवा रहे हैं और कोई वस्तु उसको दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो माल और वस्तु एक ही होगी। इसमें पूंजी का भी आदान प्रदान होता है, वहां की करेंसी यहाँ की करेंसी, ये उल्ट पुल्ट जो चलता है ये सब कुछ होता है। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय में क्या होता है, जैसे मुझे चाय बनानी है, मेरे पास दूध है, चाय है, लेकिन मेरे पास शक्कर नहीं है। सर फिक्की पी लो। क्या पी लो? फिक्की पी लो, है ना, शुगर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शुगर नहीं होगा। तो क्या होता है, मेरे पास क्या है, दूध है, मेरे पास चाय है, गैस है, सिलेंडर है, भगोनी जिसमें चाय बनती है, कप है, छलनी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शक्कर यानी कि चीनी जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जब पैसे नहीं चला करते थे उस समय मैं क्या करता, अगर आप होते या मैं होता तो किसी को हम चाय देते कि ये ले चाय ले ले तू, मेरे को थोड़ी सी शक्कर दे दे, है ना। वो कहेगा भाई साहब ये तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद आप छलनी दे देना, मैं रिटर्न कर दूंगा, इसके बदले मैं इलायची गिफ्ट कर रहा हूँ आपको। क्या गिफ्ट कर रहा हूँ? ये जो आदान प्रदान होता था, जब सिक्के वगैरह, करेंसी, नोट वगैरह, मुद्रा वगैरह जब नहीं चला करती थी, जब वस्तु का इस प्रकार से आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु देना या वस्तु के बदले वस्तु लेना, वस्तु विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। ये प्राचीन समय की बात है, लेकिन आज भी ये चलता है। असम राज्य के अंदर उत्तरी मैदान का जो उत्तरी मैदान जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र के जो मैदान आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के, असम के उस क्षेत्र में आज भी गुवाहाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे एक मेला लगा करता है। देखिए कौन सा मेला है। वर्तमान में वस्तु विनिमय गुवाहाटी के जागी रोड, यानी कि बहुत बड़ी रोड है, जागी रोड में जोन बिल मेला लगता है। कौन सा? याद रखना है, गुवाहाटी जागी रोड, है ना। गुवाहाटी वालों जागो, अब तो भारतीय मुद्रा चल चुकी है, तुम कहाँ वस्तु विनिमय में अटक रखे हो। लेकिन भारतीय संस्कृति को, भारत के पुराने जमाने में जो वस्तु विनिमय चलता था उसको आज भी जिंदा जिन्होंने रख रखा है वो मेरे प्यारे असम के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? असम के लोग हैं। असम में गुवाहाटी में जागी रोड जोन बिल मेला जो है, कौन सा मेला? जोन बिल मेला जो है, वहां पे आज भी वस्तु विनिमय चलता है। यानी मेले में से आप कुछ भी खरीदो तो कुछ आपको देना पड़ेगा, पैसे वहां नहीं, नोट लेके नहीं जाना कभी भी जाओ तो, ठीक है। आगे देखिएगा, इससे भी प्यारी चीज, व्यापार का महत्व क्या है। बिना व्यापार के तो कुछ है ही नहीं, व्यापार का महत्व ही महत्व है। औद्योगिक विकास में सहायक, यानी किसी भी देश को अगर अपना औद्योगिक विकास मजबूत करना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय व्यापार तो होना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ, एक उद्योग कच्चे माल के बगैर चल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए कच्चा माल उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मंगवाना पड़ेगा। अब उद्योग जो है उसने माल तैयार कर दिया तो मार्केट में सेल करने के लिए व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आप सब सहमत हैं इस बात से। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला महत्व है उद्योगों को गति देना, और जब उद्योगों को गति मिलेगी कोई भी देश विकासशील से विकसित हो जाएगा, और जो अल्प विकसित है उससे विकासशील की श्रेणी में आने लग जाएगा। यानी कि एक कैटेगरी बनी हुई है, एक तो पिछड़ा हुआ देश है, एक विकासशील देश है और एक विकसित देश है। विकसित देश संसाधनों से परिपूर्ण होता है, फिर भी उसको बहुत कुछ निर्यात और अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। अन्य देशों से निर्यात नहीं, आयात करना पड़ता है, यानी मंगवाना पड़ता है। देखिए, औद्योगिक विकास में सहायक होता है जो साधन देश में उपलब्ध नहीं है, अन्य देश से आयात। यानी कुछ चीजें हमारे देश में उपलब्ध है ही नहीं तो वो कहां से मंगाएंगे। जैसे कि आज पेट्रोल जो है, अब आप समझ गए हमारी हालत क्या है। ये गाड़ियां एक दिन में बंद पड़ जाए अगर पेट्रोल हम विदेशों से आयात नहीं करें तो।
और पूरे विश्व को अगर हीरे कोई सबसे ज्यादा देता है तो वो है भारत। भारत सबसे ज्यादा निर्यात यानी बेचता है हीरे, और खरीदता यानी आयात करता है क्या? पेट्रोलियम पदार्थ। क्या करता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ। तो जो साधन देश में उपलब्ध नहीं है वो अन्य देशों से आयात करने पड़ते हैं। निर्माणकर्ता देश का लाभ होता है। इसमें कमाता कौन है? वही जो निर्माण करता है। हीरे के पैसे किसके पास आ रहे हैं? भारत के पास आ रहे हैं। पेट्रोल के पैसे किसके पास आ रहे हैं? ईरान, इराक, जहां से हम ले रहे हैं वहां से आ रहे हैं। आयात करता देश को भी लाभ होता है, क्योंकि वो उस चीज को मॉडिफाई करके उद्योग में उसका विनिर्माण करके सेकेंडरी व्यवसाय जो हमारा था उसको और अच्छे दामों में बेचता है, किसी और कंट्री को भी बेच देता है। ब्रिटेन के लोग या अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो यहाँ कपास पैदा करके किसी और देश को, श्रीलंका जैसे को बेच दिया करते थे, तो अच्छा मुनाफा कमाते थे ना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बड़ा बिजनेस था और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे सारे वन काट के ले गए, पूरे भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको पीतल का चीड़ा बना के चले गए, है ना। तो उन्हें भूल कैसे सकते हैं हम, है ना। आगे देखिएगा, जो वस्तु स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते अन्य स्थानों से आयात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है सर ये? जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर मजबूत हो तो वो प्लस में ही आता है, यानी जितना पैसा आ रहा है उसको एनएनपी भी बोल सकते हैं कि लास्ट में बचा कितना, सब कुछ निकाल के खर्चा करके देश का। यानी हमारे घर की अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारे घर में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, बचा कितना। ये जो बजट होता है, एक महीने का बजट वैसे तो ईयरली होता है गवर्नमेंट का, तो लेकिन घर का बजट मंथली चला करता है। और पंचवर्षीय 5 ईयर्स प्लान जो होते हैं, 5 साल का प्लान होता है गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार के प्लान जो होते हैं उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद पैसा है देश में आने वाला, ठीक है। इसे आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसका इतिहास क्या है, कब से चला, क्यों चला, क्यों जरूरत पड़ी, किसने शुरू किया, किसके दिमाग में ये कीड़ा खाया, ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, है ना। ये कोई महाराणा प्रताप और अकबर नहीं है जिसके लिए हम ये पढ़ेंगे कि 1540 में जन्म हुआ, 1597 में मृत्यु होगी। महाराणा प्रताप एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अकबर से बहुत लड़ाई की, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा, ऐसी बातें नहीं करेंगे ना। इसमें तो सिर्फ यही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तु का परिवहन जोखिम पूर्ण होता था। पहले फ्लाइट नहीं थी, हमने वायु परिवहन अभी रिसेंटली हम पढ़ के आए हैं, पिछले लेक्चर में खत्म हुआ था हमारा वायु परिवहन। एक बच्चे का कमेंट था, सर रेल परिवहन थोड़ा कम समझ में आया है। तो मैंने जो जिस तरीके से बताया था वो तो मतलब जितना हो सके उसको डीपली लेने का प्रयास किया। और जब टॉपिक शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने कह दिया कि रेल परिवहन थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि आपको डाउट कहाँ आ रहा है उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो रेल परिवहन जो है उस पर वन शॉट भी आएगा आने वाले समय में, तो वन शॉट को आप और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में जो है व्यापार जो होता था वो उस हिसाब से होता था क्योंकि सुविधाएं उस समय कम हुआ करती थी। सड़क परिवहन हर जगह पॉसिबल नहीं होता था। हमारे घर की गली से तो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कोई पुर्तगाल से यहाँ आना चाहता है, श्रीलंका से यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तो व्यापार रुका हुआ था, किसकी वजह से? सड़क की वजह से। वायु परिवहन जो है वो उस समय था नहीं, तो सबसे पहले जो परिवहन का साधन सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता था वो था जल परिवहन। सस्ता भी पड़ता है जल परिवहन, जल परिवहन सबसे सस्ता है। और जल परिवहन जहाँ पानी की मात्रा अच्छी है वहाँ अवेलेबल भी हो जाता है। तो जैसे वास्को डिगामा की अगर हम बात करें तो मई की उस चिलचिलाती धूप में, मई के महीने में केरल के कालीकट बंदरगाह से 1498 में जब वो भारत में एंट्री करता है तो वो जिस मार्ग से या रास्ते से आता है वो होता है समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग? और वो आके भारत की खोज करता है और यहाँ से काली मिर्च, लौंग, हींग, ये सब कुछ मसाले जो है वो लेके जाता है। वो पुर्तगाल में जाकर उनको बेच देता है, वहाँ उसको 60 गुना मुनाफा होता है। वास्को डिगामा के आस पड़ोसी जो है वो सोचते हैं यार ये कहाँ गया, कितना खजाना कहाँ से लाया, रातों रात अमीर हो गया, है ना, इसने फॉर्च्यूनर BMW खरीद ली एक ही रात में, है ना। तो इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? तो फिर
बाकी लोग भी उससे सीख सीख के पुर्तगाल के काफ़ी लोग आने लगे और इस तरह भारत में विदेशों की कंपनियां आने लगी। किस लिए? व्यापार करने के लिए। ये एक और बात है कि अंग्रेजों ने फिर राजनीतिक सत्ता जो है वो हमारे देश से हथिया ली, हमारे देश से ले ली। लेकिन शुरू में आए जितने भी विदेशी थे, डच हो, चाहे हूण हो, चाहे कुषाण हो, चाहे स्वीडिश हो, चाहे फ्रांसिस हो, जितने भी लोग यहाँ आए हैं भारत में, वो सबसे पहले जिस काम के लिए आए थे वो था व्यापार। वो क्या था? व्यापार। यानी व्यापार से ही जो है विदेशी लोगों के आने की शुरुआत हुई। तो पहले जोखिमपूर्ण था, क्योंकि हमने अभी अभी देखा किसको, वास्को डिगामा को, कितनी रातें और कितने दिन उसको लगे हुए होंगे जलीय मार्ग से आने में। तो जोखिमपूर्ण तो था, इससे हम ये समझ गए। व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। व्यापार जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम होता था। आज तो व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल को छू चुका है, टच कर चुका है। जिस प्रकार उत्तरी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं आसमान की गगनचुंबी जो चोटियां हैं आसमान को टच करने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो भी एक लेवल पे जा चुका है, एक मजबूती उसको मिल चुकी है। और भारत को ही नहीं, प्रत्येक देश जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना कार्य चला रहा है। व्यापार स्थानीय बाजारों तक सीमित था पहले, लेकिन आज नहीं है। ठीक है, लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। व्यक्ति की 3 ही आवश्यकताएं होती है। रकम क्या होती है? रकम। सर रकम क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रकम क्या है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान। मानो उड़ता था, खाता था, सो जाता था और पहले तो कपड़ा भी नहीं पहनता। मैंने ये पढ़ा एक जगह कि मानो नंगा घूमता था, फिर पत्ते लपेटने शुरू किए उसने, है ना, फिर बकरी आती और पत्तों को खा जाती, फिर नंगा हो जाता है ना। तो मानव की स्थिति पहले कुछ ऐसे थी, फिर वो कपड़े पहनने सीखा, ढंग से भोजन को पका के खाना सीखा, फसल जो खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा और उद्योग करना सीखा, फिर धीरे धीरे मानव डेवलप हुआ। तो आज आप और मैं जो मानव दिखाई दे रहे हैं वो भी मानव ही हुआ करते थे, लेकिन वो कैसे रहना है हम नहीं जान पाए, वो नहीं जान पाए। और वो जैसे रह रहे थे उससे हम तो डेवलप हो गए। आने वाली पीढ़ियाँ कैसे रहेगी? मुझे लगता है वापिस आदि मानव वाला दौर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? आजकल मानव वैसे ही भक्षक हो गया, जो दिखता है उसको खा जाता है, उसको पता ही नहीं है, प्लास्टिक की चीज़ें ही खा जाता है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर। अब आप कहेंगे सर ये प्लास्टिक थोड़ी ना है, तो एक किसी भी डिश, कोई भी डिश जो है, कोई भी चाइनीज़ फूड है, उसको सर्च करके देखना यूट्यूब पे। ये लेक्चर खत्म होने के बाद, अभी लेक्चर नहीं छोड़ना है ना, कितना खतरनाक असर जो है वो शरीर पर डाला करता है। इसलिए नहीं खाना है चाइनीज़ फूड, है ना। ये तो चाइनीज़ लोगों ने हमें आदी बनाने के लिए छोड़ा है, ठीक है ना। अब लड़कियां सोच रही है सर पानी पतासे के लिए भी मना कर रहे हैं, वो मैं आपको ऑप्शनल दे देता हूँ, उसको खाना है, ठीक है। व्यापार स्थानीय बाजारों तक सीमित था, हम समझ गए। संसाधन अधिकांश खाने पीने के लिए प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि बाहर बिकते नहीं थे जितनी जरूरत होती थी। इससे एक फायदा था, प्राकृतिक वस्तुएं जो होती थी उनका दोहन नहीं होता था, खत्म होने की कोई स्थिति पैदा नहीं होती थी, क्योंकि दोहन मतलब उनकी खपत नहीं होती थी। आज प्राकृतिक वस्तुएं जो है उनकी खपत होती जा रही है और इससे जो मानव को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज हम देख रहे हैं। आगे देखिएगा, केवल धनी लोग या आभूषण में महंगे परिधान खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तु का व्यापार आरंभ हुआ। खाने पीने की वस्तुएं तो हर देश को मिल जाती हैं भाई। आज हम खाने पीने की वस्तुएं और कंट्री से मंगाते हैं, क्योंकि पहली बार वहां से आई, जब हम सीख के देखे उसको, सीखे, फिर पिज्जा बर्गर यहाँ बनाना सीख गए हम। क्या ये हमारे देश का कल्चर था? क्या आज से 100 साल पहले पिज्जा चला करता था, बर्गर चला करता था, चाउमीन चला करता था? सर आज क्या क्या पढ़ा रहे हो? हमारा जो मन है, मन वाळवे चित ताड़वे हियो हड़ोती माय, ये समझ में तो नहीं आया किसी को, लेकिन ये कहावत है कि मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, और माइंड में ऐसी ऐसी चीजें चलने लग गई कि कब क्लास से छूटूं और कब वहां जाके पिज्जा विज्जा खाऊं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले जो लोग मौज मस्ती करते थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वो विदेशों से ये चीजें मंगवाया करते थे, वहां से स्पेशल कुक बुलाते थे। इसके अलावा सोने, ज्वेलरी जो है, कई चीजें ऐसी जो ऐसो आराम की जिंदगी होती है, वो चीजें वहां से वो क्या करते थे? आयात करते थे, खरीदते थे। मतलब आया मतलब क्या होता है? आयात होता है, आयात करते थे। तो यह साफ साफ लिखा है, केवल धनी लोग या आभूषण में महंगे परिधान, परिधान का मतलब कपड़े हैं, आभूषण का मतलब ज्वेलरी है, आभूषण का मतलब क्या है? ज्वेलरी है, और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ। विलास यानी मौज मस्ती, तीनों शब्द का अर्थ समझ लो, आभूषण ज्वेलरी होती है,
परिधान कपड़े होते हैं, विलास मौज मस्ती होती है। और कोई भी वस्तु अगर व्यक्ति खरीदते थे, जो धनी लोग थे, वो इसका वहां से लाते थे, कुछ खुद काम में लेते, कुछ बेच देते, और इस प्रकार से व्यापार आरंभ हुआ। हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू कैसे हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता है। ये रेशम मार्ग जो है, ये रेशम मार्ग बहुत प्रचलित रहा है। कितना लंबा है? 6000 किलोमीटर लंबा है। और इस मार्ग के सारे रोम से चीन के लोग जो आया जाया करते थे। क्या है रेशम में ऐसा, इतना फेमस क्यों है रेशम? भाई ऐसी क्या चीज है रेशम में जिससे हमें ये लगे कि रेशम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो हम देखते हैं रेशम के बारे में। रेशम कहाँ गया अपना रेशम? रोम के सारे, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं अपन स्लाइड, ये न्यू स्लाइड ले लेते हैं अपन, और रेशम को समझते हैं। किसको समझते हैं? रेशम को समझते हैं कि रेशम क्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम? रेशम। कैसे होता है रेशम और कहाँ से आता है रेशम, इसकी बात हम कर रहे हैं। रेशम जो है शहतूत का जो पौधा होता है, किसका पौधा होता है? शहतूत का पौधा बोल दो, शहतूत का पेड़ बोल दो। शहतूत का जो पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है? ये शहतूत का जो पेड़ होता है, ठीक है। आप अच्छे से बना लेना, मैं तो बहुत बड़ा चित्रकार हूँ इसलिए इतना मस्त बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको और अच्छे से बनाना, समझ गए मेरी बात को। शहतूत का पौधा है, ये किसका पौधा है? शहतूत। इस शहतूत के पौधे पर जो है वो जीव हुआ करते हैं, जिन्हें हम रेशम कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो रेशम जब हम बनाने लग गए तब इन्हें हम रेशम कीट बोलते हैं, जबकि पहले ये कहलाते थे पिल्लू। क्या कहलाते थे? पिल्लू। ये कीड़े हैं। क्या है ये? कीड़े। यानी रेशम का जो पेड़ होता है, पौधा जो होता है, उस पर रेशम के जो कीट है, जिसको हम पिल्लू कहते हैं, वो पिल्लू इसके ऊपर रहते हैं। और इस रेशम कीट की, इस रेशम शहतूत का जो पौधा है, इसकी पत्तियां जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी पत्तियां जो है, पत्तियां, इन पत्तियों को खाने का काम करेंगे कौन? ये रेशम कीट, जिन्हें हम पीलू कह रहे हैं। अब मैं इसको पीलू ही बोलूंगा क्योंकि इसका रेशम कीट नाम कब हुआ? जब हम रेशम बनाने लग गए। अब आप सोच रहे हैं सर कीट से, कीड़ों से रेशम का कपड़ा कैसे बन सकता है? यही चीज समझना है। ये जब पत्ते खाते थे तो क्या होता था, जैसे ही पत्ते खा के, यहां से ये कीट है, पत्ते खा के चला जैसे ही, तो जैसे जैसे ये कीट आगे चल रहा है इस प्रकार से, इसके पीछे से यूं लार छूटती जाती है। ये क्या छूट रही है? लार। और इसको हम कह सकते हैं लारावा। ये लारावा जो छूट रही है, ये लार जो छूट रही है, ये एक धागे के रूप में बनती जाती है। और ये जैसे जैसे घूम के, फिर यहां से घूम के फिर आगे आएगा, इस प्रकार से घूम के, जैसे ही ये इस प्रकार से घूमते हुए आगे की तरफ आएगा, वापस ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बीच में ही फंस जाएगा। क्या फंस जाएगा? एक घोंसला टाइप बना लेता है। लेकिन ये पक्षी नहीं है पूरी तरह से। वैसे हम कह सकते हैं कि तितली जो प्रजाति है, तितली तो नहीं है ये, लेकिन तितली प्रजाति का जीव है, ये प्रजाति का जीव है, तितली प्रजाति का जीव है। किसका जीव है? रेशम कीट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पिल्लू कह रहे हैं। तितली का एक जीव है। और ये जैसे ही इसके अंदर फंस जाता है तो ये जो स्थान है ये घोंसला नुमा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कोया। क्या कहते हैं? कोया। शहतूत के पत्तों को खाते हुए पीलू जो है वो भागता रहता है पेड़ पर, और उसके पीछे से लार्वा लार घूमती रहती है, और वो उसके अंदर पूरी तरह से गुथ जाता है। जब वो उसके अंदर पूरी तरह से गुथ जाता है, जब वो निकलने का प्रयास करता है, यार मैं तो कहीं फंस गया आके, तब वो रेशम को काटना शुरू करता है। और जब तक जो रेशम का उत्पादन करते हैं, वो जो लोग खड़े रहते हैं उस खेत में, उन शहतूत के पौधों के पास, वो धीरे से उसको तोड़ते हैं, साइड में करते हैं उसको पेड़ से, और गर्म उबलते हुए पानी में उसको डाल देते हैं। इसलिए रेशम कीट की जिंदगी जो है वो रेशम बनाते बनाते ही खत्म हो जाती है। जिसने इतना चमकीला, रेशम कैसे होता है? इतना चमकीला, और जिसका व्यापार जो है चीन से रोम तक होता था, जो विश्व में इतना प्रसिद्ध है रेशम का कपड़ा, उसको उत्पादित करने वाला जीव कोया में ही मारा जाता है। अपने घोंसला या अपने इसका घर जो है इसमें ही मारा जाता है। तो देख लो अच्छा करने वालों के साथ क्या होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा करना छोड़ दे, एक दिन तो मरना ही था, शहीद हो गया बेचारा। क्या हो गया? शहीद हो गया। किसके काम आ गया? ये लोग देश के काम आते हैं, ये विदेशों के काम आ गया, क्योंकि रोम से चीन तक इसका व्यापार चलता था। अब मेरे हिसाब से कोई नहीं है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आगे अगर देखें तो हम किस चीज को देख रहे थे, इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता है। कितना मार्ग है रेशम का? तो रेशम का इंटरनेशनल व्यापार होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल। तो पता तो होना चाहिए रेशम होती क्या है, रेशम कहां से आती है। ठीक है, आगे देखिए, समझ चुके। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात 12वीं 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। यूरोप जो है उसका वाणिज्य मतलब व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार में वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई? व्यापार में। कैसे हुई भाई? रोमन साम्राज्य के टूटने से। कोई भी देश, जैसे महाशक्तियों की अगर हम बात करें तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो एक अपने आप में महाशक्ति हुआ करता था। विश्व में 2 ही महाशक्तियां थी, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका जो है वो 13 जो प्रदेश हैं उनसे मिलकर बना है। कोई भी जब चाहे अलग हो सकता है, जैसे भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। लेकिन अमेरिका से टूट सकता है क्योंकि वो कच्चा फेडरेशन है। वैसे ही सोवियत संघ था तो वो टूट गया, उसका टूटना कहलाता है विघटन। वैसे जैसे विघटन को हम पढ़ रहे हैं, विघटन का मतलब होता है टूटना। कोई देश आपस में जब टूट जाते हैं तो उसको कहते हैं देश का विघटन। समझ गए? तो रूस जो है वो सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ था। रूस सबसे बड़ा टुकड़ा है सोवियत संघ का। क्या आज सोवियत संघ है? बिल्कुल भी नहीं। सोवियत संघ कहीं दिखाई देता है तो सबसे बड़ा पोर्शन उसका कौन है? रूस है। वैसे ही रोम टूट गया था। कब टूटा था? 12वीं और 13वीं शताब्दी में, और यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। यानी इससे यूरोप का व्यापार जो है काफी बड़ा। समुद्रगामी युद्ध पोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कोलंबस। भारत की किसने की थी? अभी कुछ देर पहले पढ़ के आए हम, वास्को डिगामा। समुद्री युद्धपोत। युद्धपोत, पोत का मतलब दादाजी वाला पोता है यहाँ पे? नहीं, पोत का मतलब होता है जो जल में चला करती है, वो बड़ी बड़ी नावें जो युद्ध के लिए चल रही है। यानी ऐसी बड़ी नावें जो युद्ध करने के लिए जा रही है वो कहलाती है युद्धपोत। ठीक है, तो समुद्रगामी यानी समुद्र में जो गमन कर रही है, समुद्र में जो चल रही है, ऐसी नावें जो युद्ध करने के लिए के विकास के साथ ही जब इनका विकास और ज्यादा डेवलप हो गया और अच्छी बनने लगी तो यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। उनमें बिजनेस भी शुरू हो गया धीरे धीरे। हमेशा तो युद्ध करेंगे नहीं, तो व्यापार बढ़ा, बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। किसकी खोज हुई? अमेरिका की खोज हुई। क्या अमेरिका वहीं उसी समय मिला? वो जगह तो पहले से थी, उसका नाम उस प्रकार से जब दिया गया। क्या भारत 1498 से पहले नहीं था? बिल्कुल था। क्या मई 1498 से पहले भारत नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन इस क्षेत्र में जो व्यक्ति आके कहता है ये रहा भारत, दुनिया को बताता है। किसको बताता है? दुनिया को। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तु के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाडले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? दास व्यापार का क्या है ये हम समझने वाले हैं, और उपनिवेशवाद क्या है ये हम समझने वाले हैं। तो मैं समझा देता हूं मौके की इसको। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है? उपनिवेश यानी आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति खर्च कर रहा है और आपको काम में लेके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ में आया? यानी कि जैसे मैं हूं और मेरे को कोई व्यक्ति पकड़ लेता है और कहता है आपको खाना खिलाऊंगा, आपको मौज कराऊंगा, मस्ती कराऊंगा, है ना, आपको कपड़े दिलाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। आपका पूरा जो घर है, आपकी पूरी जो जमीन है आज से मेरी हो गई। क्या तेरा मेरा करता है, सब कुछ मेरा है। ऐसे कोई आपको लूट लेता है तो वो कहलाता है आपके ऊपर उपनिवेश। ऐसे ही पागल बनाया था 1600 ईस्वी में भारत को अंग्रेजों ने, और ऐसे भारत जैसे 52 कंट्री को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। तो उपनिवेश गुलामी है। उपनिवेश क्या है?
गुलामी है। और ये शुरू की थी, अगर विदेशों की बात करें तो सबसे पहले किसी देश ने अगर बात की थी गुलामी की शुरुआत, किसी भी देश को गुलाम बनाने का काम शुरू किया तो वो किया था यूरोपीय देशों ने, यानी यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं। क्या किया, विदेशी वस्तु के साथ व्यापार करने लगे, यहां से कुछ लोगों को इकट्ठा करते। ऐसे ये क्या करते थे, जैसे अभी अगली स्लाइड में हम देखने वाले, अंग्रेज यहां आए, किसी दूसरे देश से लोगों को यहां लाके उनको बंधुआ मजदूर बना दिया, उनको फिक्स बांध दिया, आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, रहने के लिए छोटा मकान देंगे, पैसे नहीं देंगे, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे, नहीं तो चाटे लगेंगे, और वो करना पड़ता था। ये होती थी दास प्रथा। देखो ये डंडे से डरा रहा है इसको, ये पीछे जो खड़ा है इसको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखता है कौन गड़बड़ कर रहा है पीछे से, है ना। तो दास प्रथा चल गई। फिर क्या चल गई, यानी गुलाम बनाना, यानी दास बनाना। यूरोपीय, पूरी लाइन को समझना, यूरोपीय देशों ने विदेशों में जाकर, यानी दूसरे देशों में जाकर वहां के लोगों को उपनिवेश यानी गुलाम बनाया और उनको अपना चेला या फिर उनको अपना सेवक या फिर उनको अपना दास बना लिया। क्या बना लिया, दास बना लिया। उनसे जो हो चाहते थे वो करवाते थे। और ऐसा ये उस देश के लोगों के साथ तो करते ही थे, लेकिन उस देश के लोगों को दूसरी जगह ले जाकर और वहां के लोगों को उस देश में लाकर इस प्रकार का एक गेम भी किया करते थे। इसको वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते थे। क्या बोलते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप देखो कितनी घिनौनी हरकत है ये। मतलब मैं यहां से मान लो भूटान चला गया, भूटान में जाके वहां भूटान के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया, यहां से कुछ लोगों को लेके गया और भूटान के लोगों को, भूटान के 200 लोगों को मैंने जो है फ्लाइट पकड़ाई और व्यापार का झांसा दिया और उन्हें जो है किसी और कंट्री में जैसे म्यांमार भेज दिया। वहां जाके वो काम कर रहे हैं, म्यांमार के लोगों को मैंने इकट्ठा किया और उनको भूटान छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो लोगों को काम में लिया जा रहा है ये कहलाता है उपनिवेश के साथ व्यापार। और व्यापार पहले ऐसे ही शुरू हुआ, लोगों को दास, गुलाम और सेवक बना लिया जाता है, इसीलिए दास प्रथा या दास व्यापार शुरू हुआ। दास प्रथा और दास व्यापार बहुत ही गंदी चीज है। दास व्यापार को दास नीलामी कहते हैं, बेच दिया जाता था। यानी कि जैसे म्यांमार गए और वहां जाके कहा 200 लोग लेके आया हूं भूटान से, मैं भारत का रहने वाला हूं, खरीदोगे क्या? तो वो क्या, हाँ कितने रुपए लोगे? मैं इतने रुपए लूंगा, ये तेरे हैं, जो करवाना चाहे मार पीट कुछ भी कर, रोटी दे या नहीं दे तेरी जिम्मेदारी है। दास को नीलाम यानी बेच दिया, बोली लगाते थे वहां। दास को बिक्री यानी दास की बिक्री कर देते थे, इसे दास बिक्री या दास नीलामी या दास व्यापार, समझ गए ना। दास क्या होता है, सेवक बना लेते थे, ठीक है ना। आज भी ये चलता है, कई जगह चलता है। आगे देखिए, दास व्यापार यानी ये कौन से देश थे, वो इतने खतरनाक देश कौन से थे, है ना, कि गुस्सा तो इतना आता है कि गोली मार दी जाए, है ना। ऐसे कौन से देश है जिन्होंने लोगों को दास बना लिया? तो आपके सामने लेकर आया हूं, जो कुछ करना है कर लेना, ठीक है ना। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, किसका नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश वे अंग्रेजों द्वारा, स्पेनिशों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगाली, डच ये सारे देश हैं और वहां के लोगों को उसी नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल के लोग पुर्तगाली है, डच के लोग डची है, स्पेन के लोग स्पेनिश है, अंग्रेजों के लोग अंग्रेज है। अफ्रीका मूल निवासी द्वारा बलपूर्वक बागानों में श्रम। अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं वो लोग पकड़ पकड़ के ले जाते। सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ यहाँ पे? अफ्रीका का। किसका हुआ? अफ्रीका का। वो तो हमसे ज्यादा वहां के लोगों को तो गुस्सा आता होगा कि डच कोई मिल जाए तो पकड़ के उसको जो है उसकी मुंडी जो है वो तिक्की कर दूं, है ना, एकदम से बाल वाल साफ करके, दाढ़ी वाडी साफ करके उसको गद्दे पे बिठा के गांव में से रैली निकालू, कोई डच स्पेनिश मिल जाए तो। अफ्रीका वालों को ऐसा गुस्सा आता है क्योंकि वहां के लोगों को जाके बलपूर्वक, दादागिरी से दया धनादन चाटे, है ना, बलपूर्वक बागानों यानी बागान जो होते हैं चाय वाय के, उनके अंदर जाके लगा दिया। कितनी गंदी बात है। देखो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लंदन शहर के बच्चों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसलिए बदलाव की इस राह में आप लोग इतने एक्टिव हो तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम लंदन शहर के विद्यार्थी हैं। ये हमें गर्व होना चाहिए जो झंडा गाड़ रहा है पूरे देश के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, सर इसका तो हमें इंतजार था, ये थैंक यू आ गया। बागानों से जैसे ही हम निकले और दास प्रथा को जैसे ही हमने खत्म किया, अगली स्लाइड में थैंक यू आ गया, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये हर एक टीचर का
कहना होता है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन मेरा ये कहना है कि लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें अपडेट आती है। आजकल कम्युनिटी पोस्ट पे भी आ रही है अपडेट, ये क्लास इतनी बजे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।